आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप सबने सुनी होगी, फिर इसी के साथ ईशान किशन का रिजवान के बारे में जो बयान था, जो डिस्कशन थी, वो भी आपने सुनी होगी। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राय अजलान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अजलान, आकिब जावेद साहब जब से हेड कोच मतलब आए हैं पाकिस्तान टीम के, तब वाले आकिब जावेद में और उससे पहले वाले आकिब जावेद में बहुत फ़र्क नज़र आता है। बात के अंदर एक बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। प्लस जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो करते हैं वो तो समझ से बाहर हो जाती हैं। बिकॉज अगर आप देखें, आज खैर उन्होंने कहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी कारकर्दगी दी थी, हमने साउथ अफ्रीका में भी दी, नो डाउट हम वनडे की बहुत अच्छी टीम थे, लेकिन क्या सिर्फ सीरीज़ की हद तक हमारी क्रिकेट है? उन्होंने अपनी डिस्कशन में चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी इतनी बुरी शिकस्त का जिक्र नहीं किया, वो भी तो 50 ओवर्स का फॉर्मेट था। ये नहीं उन्होंने कहा कि हमने बड़ी बुरी कारकर्दगी चैंपियंस ट्रॉफी में दी है, हम उससे सीख कर आगे कुछ ना कुछ अब करने जा रहे हैं, तो आपको कोई डिफरेंस, कुछ नया नजर आने वाला है। वैसे तो स्क्वाड को देखे तो कुछ नया नहीं नजर आया, मगर ये कि व्हाई द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड द डिस्कशन ही मेक्स इज ऑलवेज वेरी कंफ्यूजिंग। इंटरेस्टिंगली जो क्वेश्चन था वो चैंपियंस ट्रॉफी के लफ्ज़ से शुरू हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये पाकिस्तान की पहली असाइनमेंट है, तो इसको किस तरह से प्रिव्यू कर रहे हैं। एंड ही वेंट बैक टू ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में। नो डाउट्स ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में हमारी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी और उस वक्त नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान में भी चैंपियंस ट्रॉफी की टॉप 4 टीम्स में से एक बनकर आएगी, बिकॉज जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया में वनडेज़ में डोमिनेट किया है, दैन जिस तरह हमने साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज़ खेली और बड़े अच्छे तरीके से हमने वो जीती। बट देन अगेन एक खिलाड़ी के दाएं बाएं होने से हमारा पूरा स्क्वाड जो सेटल हो गया। एंड अब तो ये लग रहा है कि अगर साइम अयूब होता भी तो शायद वो कुछ ज़्यादा बड़ा कारनामा अकेला ना कर पाता, बिकॉज टीम बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड हो गई थी पाकिस्तान में जब मैचेस हुए हैं। बिकॉज उस वक्त भी बैक इन द हेड ये डर ज़रूर था कि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से सरफेस हमारे बॉलर्स को सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह साउथ अफ्रीका में हमारे बॉलर्स को सपोर्ट मिल रही है, पाकिस्तान की विकटों पे, यूएई की विकटों पे फास्ट बॉलर्स को स्पेशली इस किस्म की सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे वो वाला मसला आ सकता है कि दोबारा से हमारे फास्ट बॉलर्स हैं वो रन्स, बहुत ज़्यादा रन्स देना शुरू कर दें, और वही हुआ कि 8-10-12 की एवरेज से हमने स्कोर खाया इन द लास्ट फ्यू ओवर्स। इंटरेस्टिंगली साउथ अफ्रीका की सीरीज़ के दौरान ही हम लोग ही ऑब्जर्व कर रहे थे कि आकिब जावेद के आ जाने के बाद इनकी डेथ ओवर की बॉलिंग बेहतर हो गई है। शाहीन हैज स्टार्टेड बॉलिंग दोज यॉर्कर्स इन द लेट ओवर्स। वो चीज़ फिर हमें चैंपियंस ट्रॉफी के केस में भी नज़र आया कि वो उस तरह से हमारी बॉलिंग जो है वो फायर नहीं कर पा रही थी। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो जिस तरह से न्यूजीलैंड में हमने T20I सीरीज़ हारी है, उसमें हम तकरीबन हर डिपार्टमेंट में ही फ्लॉप हुए हैं। एक दिन हमारी बैटिंग क्लिक कर गई तो हमने वो मैच 9 विकेटों से चेज़ कर लिया, लेकिन बट थ्रू आउट हम पावर प्ले में हारते रहे हैं। पावर प्ले के बाद हम फिर चलो कोई एक आधी विकेट भी निकाल लेते थे, पावर प्ले गुजरने के बाद फिर थोड़ा सा स्कोर भी करने लग जाते थे। बट ओवर थ्रू आउट अगर देखा जाए तो वो ठीक है, हम एक नई टीम लेकर गए हैं, लेकिन एक नई टीम के साथ हमें प्लान या स्ट्रैटेजी उस तरह से नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन क्या नई टीम है? सॉरी टू इंटरप्ट यू, बाबर आजम है T20 वाली टीम। हाँ, T20 के अंदर ठीक है, लेकिन उसमें भी ये कि 3 से 4 प्लेयर्स ही बिल्कुल थे जिनका डेब्यू हुआ, बाकी सब तो वही थे। अगेन वो जो आपने टीम को एक नया फेस तो दिया ना, और उसमें भी नया फेस तो दे दिया, लेकिन कोई उस तरह से स्ट्रैटेजी या प्लान नज़र नहीं आया कि एक्चुअली अच्छा करना क्या चाह रहे हैं। किसी मैच में पहले बॉलिंग कर ली, और किसी मैच में पहले बॉलिंग कर ली कि जिसमें सेकंड टाइम बैटिंग करना मुश्किल हो जाना था। तो इस किस्म की चीज़ें थी। अब अगर बात कर लेते हैं वनडे स्क्वाड की, तो वनडे स्क्वाड प्रिटी मच उसी किस्म का स्क्वाड है जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाया है, तो उसमें कोई ऐसा तब्दीली नज़र नहीं आई। चैंपियंस ट्रॉफी के एंड तक यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 4 से 5 बड़े नाम जो हैं वो शायद आगे अब कुछ अर्सा उनको रेस्ट दिया जाएगा एंड विल गो विद द न्यू फेस टीम। आई थिंक यही वजह है कि दोबारा से उनको इंटरेस्ट किया गया है कि इन्हीं खिलाड़ियों के साथ जाया जाए वनडे क्रिकेट में, जस्ट टू गेट कि अगर एक तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट उस तरह से नहीं खेल रहे, और जो हमारी यहाँ जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो भी रही है उसकी क्वालिटी इस किस्म की नहीं है कि वहाँ से वो कुछ सीख सकेंगे। और फिर उनको ट्रस्ट किया जा रहा है कि ठीक है, इनको वनडे क्रिकेट खिलाते हैं, न्यूजीलैंड में खिलाते हैं। मे बी दिस इज़ अ चांस फॉर देम टू गेट देयर फॉर्म्स बैक, बिकॉज 50 ओवर के फॉर्मेट में उनको फिर थोड़ा टाइम मिल जाएगा जो शायद उनको T20 में वो टाइम ना मिल पाता। सो वो मे बी एक फैक्टर बैक इन माइंड होगा। लेकिन T20 के अंदर इस तरह से होता है कि आप एक अच्छे बैटिंग यूनिट के बगैर नहीं जीत सकते। आप यू कांट सोलली रिलाई ऑन योर बॉलिंग। आपके पास 2 से 3 ऐसे बैटर होने चाहिए जो मैच को टर्न अराउंड कर सकें। हमारे पास वो वाला मसला था। जिस दिन हमारे बैटर्स ने क्लिक किया, हमने वो देखा कि हमने अपनी बैटिंग की बुनियाद पर वो मैच जीता था, बॉलिंग की बुनियाद पर वो नहीं जीता था। वनडे के केस में ऐसा है कि आप थोड़ी सी ऑफ कलर बैटिंग के साथ इसमें एक आधा खिलाड़ी अच्छा उसके एक टीम बनाकर अपनी बॉलिंग की बुनियाद पर खेल सकते हैं, बिकॉज उसमें आपको एक चांस मिल जाता है वनडे में। वो वाली चीज़ है। दूसरा, इट्स अ लॉन्गर फॉर्मेट।
और दूसरी न्यूजीलैंड की टीम की भी बात की जाए तो उसमें भी कई बड़े खिलाड़ी नहीं हैं, सब कुछ लोगों की आईपीएल की कमिटमेंट्स हैं, कुछ लोगों को रेस्ट दिया जा रहा है और एक नई टीम लेके आए। यहाँ पे आप देखें कि वो हमसे कितना छोटा मुल्क है, लाहौर से भी कम आबादी है पूरे मुल्क की। हाँ, और इस वक्त वो 3 टीमें बनाकर डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ, 3 टीमें बनाकर खेल रहा है। ये साबित करता है कि एक तो टैलेंट उनके यहाँ, उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करना एंड उसको पॉलिश करना एंड एक रोबस्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस वक्त फिर हम दोबारा उसी शायद पोजीशन पे आ गए हैं कि हमें हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भी कोई बड़ा फास्ट बॉलर नज़र नहीं आ रहा कि जो स्टेप अप कर सके। आप देखिए कि ये जो अभी इन्होंने जो नई टीम बनाई भी थी T20 की, उसके अंदर हमने किसको कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखा है। ठीक है, आपने आखिरी मैच में सुफियान मुकीम को खिलाया, उसने आउट भी करके दिया, फायदा भी दिया, आउट भी करके दिया, उसको थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपने चांस नहीं दिया, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कंसिडर तक नहीं किया, हालांकि उसने साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया हुआ था। सो वो वाली चीज़ अभी अगेन आई थिंक वी नीड टू गो बैकग्राउंड टू ड्राइंग बोर्ड का एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, हम ऊपर तो हमने एक टीम बना दी है, जो कि मैंने एक दफ़ा एक मैच में, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में मैंने ट्वीट किया था कि ये टीम नहीं है, ये तजर्बागाह है, ये लेबॉर्ट्री बना के रख दी है हमने, इसमें तजर्बे चल रहे हैं। तो ठीक है, हमने अगर अपनी नेशनल साइड को एक तजर्बागाह बना दिया हुआ है, हम वहाँ पे आप साइड पे तजर्बे कर रहे हैं, नीचे हमारे पास क्या कोई खेप मौजूद है जिसको हम खिला सकें। हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का टॉप रेड बॉल का परफॉर्मर है मूसा खान, उसको टेस्ट मैच में नहीं हमने चांस दिया, जबकि मुल्तान में हमने काशिफ अली को खिला दिया। मूसा खान को खिलाया जा सकता था, मूसा खान को साउथ अफ्रीका ले जाया जा सकता था, वहाँ पे विकेट्स को सपोर्ट कर सकती थी रेड बॉल क्रिकेट में, जो सेकंड टेस्ट मैच स्पेशली हुआ है। उसी तरह से उसको अभी भी वाइट बॉल के लिए भी कंसिडर नहीं किया जा रहा। सो ये वाले मसले मसाइल भी हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं कि उनको कोई इंसेंटिव नज़र नहीं आ रहा। वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर हमें ये भी कहा जाता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जो कि मेरे जैसे लोग ही कहते हैं, बट जिन्होंने उसकी क्वालिटी बेहतर करनी है वो उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट को कम्पेटिटिव बनाना भी ज़रूरी है। हम एग्जाम्पल दे देते हैं कि जी इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट को देखें या ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेट को देखें, तो उन्होंने जो एक सिस्टम्स बनाए हैं उनके साथ बार बार छेड़छाड़ नहीं की, उनको उन सिस्टम्स को एक लॉन्ग रन दिया है, और जब उसके बाद उन सिस्टम्स ने थोड़े से फ्रूट्स देना शुरू किए हैं। हमारे केस में ये एक सिस्टम तब्दील करके नया सिस्टम लाया जाता है, जब वो थोड़ा मैच्योर होने लगता है फिर दोबारा उस सिस्टम के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी जाती है। 2021 में जब हमारी टीम थोड़ी एस्टेब्लिश होना शुरू हुई थी, तो उसके पीछे वो 2 साल का टाइम था जब 6 टीमों का सिस्टम के साथ लाया गया। वो अच्छा सिस्टम था, बुरा सिस्टम था, अलग बहस है, लेकिन उसका रिजल्ट नज़र आना शुरू हो गया था। एंड देन 2022 के में जब सिस्टम को दोबारा से रोल बैक करके हम वही 1.5 दर्जन टीमों वाले सिस्टम के ऊपर गए हैं, उसके बाद से रिजल्ट आपके सामने है कि हमारे पास नहीं है क्वालिटी। आप खिलाएं, 18 टीमें खिलाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट को 36 टीमों पे ले जाएं, टीयर पे कर दें कि आपकी टॉप फ्लाइट क्रिकेट जो है वो इतनी कंपेटिटिव हो कि उसमें 8 टीमें हैं या 10 टीमें हैं, लेकिन कम टीमें हैं टॉप फ्लाइट क्रिकेट में, ताकि उस तक आने के लिए 18 टीमों के सिस्टम में थोड़ा सा कोई इंसेंटिव नज़र आए कि ऊपर की 8 टीमों में आने के लिए नीचे की 12 टीमों को या 10 टीमों को मेहनत करनी पड़ेगी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो वो प्रमोट होकर ऊपर जाएंगे, और ऊपर की टीमों को भी कंपटीशन रहेगा कि मुझे निचले 2 नंबरों पे नहीं आना ताकि मैं नीचे स्लिप ना कर दूं। अब जब 18 की 18 ने एक ही फ्लाइट में खेलना है, तो मुझे टीमों को ऊपर की 3 टीमों के अलावा निचली वाली टीमों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो 17, 18, 16वें नंबर पे आ रहे हैं, बिकॉज वो एक सेट हो जाएगा यार ये 2-3 टीमें हैं जिनके यही नंबर आने। वो तब तक रहेगा जब तक कोई डेवलपमेंट माइंड को जहन में रख के उनको डेवलप करने का मौका नहीं जाता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जब तक आप रीजन्स को एम्पावर नहीं करते, उनको एम्पावर करेंगे तो आप उनको अकाउंटेबल भी कर सकते हैं, जब तक उनके पास पावर ही नहीं है आप उनसे सवाल भी नहीं पूछ सकते। सो ये वाले मसले हमारे रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। अज़नान, एक कॉलर है हमारे साथ, उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, निशान बात कर रहा हूँ आजाद कश्मीर से। जी जी बताइए। आपके शो में मैं रेगुलर बात करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहचान लिया आपको। चले, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। सिस्टर, आपसे सवाल ये है, कल आप साहब भी थोड़ा गुस्सा करके थे सुफियान मुकीम के वाले से, मैंने सवाल किया था कि उसके साथ ज्यादती की गई है, ठीक है। अब जो कल वनडे मैचेज है कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, तो क्या कोई चांसेस है उसमें ऐड किया जाएगा सुफियान मुकीम को? दूसरा सवाल यह है कि साइम अयूब वापस आ गया, तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो आप नेक्स्ट जो साइम अयूब और फखर हमें दोबारा एज अ ओपनर नजर आ सकते हैं? ये क्या चांसेस है, ये इसके बारे में बता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। 2 सवाल बताए उन्होंने। एक तो ये कि सुफियान मुकीम का क्या कोई चांस है कि वो ओडीआई के अंदर हमें परफॉर्म करते हुए नजर आए, उसमें शामिल हों? आई थिंक अगर ओवरऑल सुफियान मुकीम की फॉर्म देखी जाए तो वो इतनी अच्छी थी कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए था विद चैंपियंस ट्रॉफी भी, जैसे मैंने पहले कहा कि उसको चैंपियंस ट्रॉफी में भी होना चाहिए था। उसको न्यूजीलैंड वाले T20 आईज में भी मौके मिलने चाहिए थे। ठीक है, अगर
देखें, अगर आप इस चीज़ को ज़हन में लेके गए हैं कि हमने मैचेस हारने ही हैं, जो कि हमें पहले दिन से बताया जा रहा था कि हम नई टीम लेके जा रहे हैं, इसमें हम हार भी सकते हैं, हमें ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार किया जा रहा था। तो फिर इस तरह किया जा सकता था कि एक मैच अब्रार को खिला लेते और एक मैच आप सुफियान मुकीम को खिला लेते, एक रोटेशन पॉलिसी के तहत जाते। आपने उसको 5वें मैच में जाके चाह दिया। एंड द काइंड ऑफ टैलेंट ही इज़, कुछ वही नहीं कि उसको हमारी वनडे साइड में होना चाहिए, इसमें कोई क्वेश्चन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये आ जाता है कि जी हम 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, एक स्पिनर के साथ जाएंगे, तो वो वाला सवाल ये कि यहाँ की कंडीशन में हम एक स्पिनर के साथ गए थे, न्यूजीलैंड में जहाँ पे स्पिनर्स को ख़ास हेल्प नहीं मिलती सरफेस से, वहाँ पर हम मल्टीपल स्पिनर्स के साथ गए हैं। लाइक T20 की साइड में अगर देखें तो शादाब वाज देयर, अब्रार वाज देयर, खुशदिल शाह और सलमान अली आगार पार्ट टाइम स्पिनर्स वहाँ मौजूद हैं। तो आप इतने मल्टीपल स्पिनिंग ऑप्शंस के साथ गए। परफॉर्मेंस एफिशिएंट नहीं थी ना, अगर वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर वहाँ पर आपने जब देख लिया कि आपको अब्रार से वो चीज़ नहीं उस तरह से मिल पा रही, तो आप रोटेशन पॉलिसी पे चले जाते अगेन, क्योंकि ये टूर्नामेंट नहीं था, इट वाज अ बायलैटरल सीरीज। और अभी हम अगर इस चीज़ को ध्यान में लेके चल रहे हैं कि हमने इसको एशिया कप के लिए तैयार करना था, हमने वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करनी थी, सो उन चीज़ों को जहन में रख के अगर चल रहे थे तो फिर उसको इसी तरह से लिया जाता कि ठीक है हम वहाँ तक। और आप ये भी ध्यान में रखें कि जो हमारी एशिया कप होना है वो ऑब्वियसली एशिया में ही होना है, तो वहाँ पे आपको थोड़े से स्लोअर बॉलर्स की ऑप्शन ज़्यादा बेहतर चाहिए होंगी, बिकॉज स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होने के इम्कानात हैं। हाँ। और इवन आपके जो फास्ट बॉलर्स होंगे उसमें भी आपके पास वेरिएशन वाले, या तो आपका बहुत एक्सप्रेस पेस फास्ट बॉलर हो, या फिर ऐसा होगा जो सरफेस के हिसाब से वेरिएशंस कर सके। तो इस किस्म की ऑप्शन आपको ध्यान में रखनी होगी। तो सुफियान मुकीम इज़ अ टैलेंट, और जिसको बहुत अच्छे तरीके से हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए और उसको फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज़ करना चाहिए। ये ना हो कि जिस तरह से अब्रार 2017 में स्पॉट हुआ था कि ये हमारे मिडल ओवर्स के वोज को ख़त्म कर सकता है, एंड उसको जाके फिर चांस मिला जाके 2022 में, उसके बीच में ठीक है उसकी इंजरी होगी, लेकिन 5 साल मे भी वो और बेहतर परफॉर्म कर पाता। हाँ बिल्कुल, तब भी उसने कोशिश की और फिर उसके बाद अब जाकर मौका मिला। और दूसरा सवाल साइम अयूब के बारे में उन्होंने किया है कि साइम अयूब की वापसी क्या मतवक्के है। अभी मेरे ख्याल से ऑब्वियसली PSL के अंदर तो डाउटफुल होगा, क्योंकि स्टिल उनका रिहैब चल रहा है। वैसे वो बेहतर है, मगर रिहैब जब तक नहीं होगा, टेक्निक ठीक नहीं होगी, तब तक तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो, आई थिंक जब तक वो 100% फिट नहीं हो जाते उनको खुद को भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, मैच फिट होना बहुत ज़रूरी है, उनको 100% फिट होना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पर बोर्ड का रोल आ जाता है कि उनको ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करें कि तुम्हारी जगह कहीं नहीं जा रही। whenever you are fit enough to play, तो अपनी फिटनेस प्रूव करो, अपनी फॉर्म प्रूव करो, एंड आपके लिए जगह मौजूद है। और अगर देखा जाए तो इट्स नो ब्रेनर के फ़खर और साइम दोनों के फिट होने की सूरत में हमारे पास ओपनिंग स्पॉट में इन दोनों से बेहतर इस वक्त ऑप्शन मौजूद नहीं है। फ़खर की फिटनेस द लॉन्गर रन में भी एक क्वेश्चन मार्क कि हम अगर 2027 के वर्ल्ड कप को जहन में रख के चल रहे हैं तो वो तकरीबन 2 साल बाद होना है। लेकिन अगर उसने डेफिनेटली एक चीज़ है जो हमने जहन में रख के चलनी है कि हमें ओपनर्स की क्या ज़रूरत है, क्या हमारे पास जो करंट लॉट है ओपनर्स की, क्या दे आर गुड इनफ टू प्ले द काइंड ऑफ क्रिकेट दैट वी माइट बी रिक्वायर्ड इन साउथ अफ्रीका, नामीबिया एंड जिम्बाब्वे, जहाँ पे वर्ल्ड कप होना है। इफ़ आई एम नॉट टू, इन्हीं मुल्कों में होना है। तो साइम इज़ फॉर श्योर उसके लिए हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। एंड फ़खर का फिट होना विल बी एन एडेड एडवांटेज के उसके बाद टॉप ऑर्डर कितना बेहतर हो जाता है कि आपके पास ऊपर 2 ऐसे बैटर्स मौजूद हैं जो कि 10 ओवर्स में आपके लिए मैच को साइड पे रख के दे सकते हैं ऑन देयर डे। दैन ऑन 1 डाउन यू हैव बाबर आजम, जिसके इर्द गिर्द आपका पूरा मिडिल ऑर्डर रिवॉल्व करता है। दैन ऑन नंबर 4 यू हैव रिजवान, एंड देन यू हैव टू फिनिशर्स जो कि अगर ज़रूरत पड़े तो बैटिंग ज़रा लंबी भी कर सकें और एंड पे इनिंग्स को जो है फायर पार कर सकें, डेवलप कर सकें। सो इस किस्म का जो मॉडल है वो बड़ा आइडियल सिचुएशन में नज़र आ रहा है। बट यस, अगर साइम की वापसी, इट्स नॉट अ क्वेश्चन कि वो कब होगी, सॉरी ये वापसी नहीं कि होगी या नहीं होगी, क्वेश्चन ये कब होगी। हाँ। क्योंकि उसकी वापसी इवेंचुअली हो जानी है, होनी तो है, कब होनी है ये एक क्वेश्चन मार्क है। वो उसकी फिटनेस वो ही है कि उसको इतना सिक्योर फील होना चाहिए, करवाना चाहिए मैनेजमेंट को भी, टीम को भी, बोर्ड को भी, कैप्टन को भी। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ कैप्टन और कोच भी सिक्योर नहीं होते, बिकॉज उनको भी नहीं पता होता कि उनके साथ एक सीरीज़ के बाद क्या होना है, जो हमारे वहाँ रिवाज रहा है। इन हालात के चलते हुए उसको ये सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंसेस हैं उसको हम कंसिडर करते हैं, एंड तुम्हारी स्पेस कहीं नहीं जा रही। व्हेनेवर यू आर फिट इनफ यू कैन वॉक बैक इनटू द टीम, जो कि बुमराह के केस में हुआ था। कितना अर्सा टीम से बाहर रहने के बाद उसने अपनी कंप्लीट फिटनेस रीगेन की और उसके बाद टीम में आया, बिकॉज उसको वो वाली इनसिक्योरिटी नहीं थी। हमारे केस में अब देखें कि शाहीन की प्री मेच्योर हमने टीम में वापसी करवा दी, वो दोबारा इंजर्ड हो गया। नसीम की प्री मेच्योर टीम में वापसी करवा दी, वो अभी तक उस तरह का, आई थिंक वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि नॉट इवन शेडो ऑफ हिमसेल्फ, जो वो प्री इंजरी हुआ करता था, वो उसी तरह से है।
सो ये हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है कि प्लेयर को ये सिक्योर फील होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी टीम में जो जगह है वो कहीं नहीं जा रही, वो अपनी अपनी फिटनेस पर कम्प्लीटली रीगेन करे, फॉर्म रीगेन करे और टीम में आ जाए। बिल्कुल सही बात है।